जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है कांच का स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कैसे होता है, इसमें देखेंगे हम लोग। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपतित किरण का मुख्य पथ क्या होता है, इन सारे बातों का जानकारी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। कांच का जो स्लैब होगा, स्लैब मतलब सिल्ली, कांच का टुकड़ा। अब क्या करना है, अगर प्रकाश की किरण को हम लोग कांच के स्लैब से गुजारेंगे तो सबसे ऊपर में मान लीजिए ये हमारा जो मीडियम है ये हवा है। सेकंड कांच का सिल्ली है तो ये मीडियम हमारा क्या हो गया, कांच। इसके बाद वाला फिर जो लास्ट हमारे मीडियम है ये भी हो गया हवा। हवा से गया प्रकाश कांच में और कांच से प्रकाश चले गया हमारा फिर से हवा में। तो जब हवा से हमारा प्रकाश कांच में जाएगा तो ये यानी विरल माध्यम से हमारा किस में चले गया, सघन में। और अगर आप प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के बारे में पहले पढ़े होंगे तो एक चीज देखेंगे उसमें कि जब भी हमारा प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये जैसे ही इंटर किया हवा से कांच में तो ये क्या हुआ, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ये आपको क्या है, आपतित किरण का मुख्य पथ है। ये आपतित किरण का मुख्य पथ। अगर ये कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होता, अगर कहीं भी ये डेविएट नहीं होता, विचलन नहीं होता, तो ये सीधे आगे निकल जाता। तो ये हो गया इसका मुख्य पथ। लेकिन जैसे ये विरल से सघन में प्रवेश किया, थोड़ा सा बेंड किया किधर, अभिलंब की तरफ। ये नॉर्मल है, मान लीजिए अभिलंब की तरफ बेंड किया। और ये पुनः जब कांच से कहाँ निकल गया, हवा में। तो जब ये विरल, ये सघन से अब कहाँ जा रहा है, विरल में। सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर चले जाता है। तो इसका मुख्य पथ कुछ इधर रहता है, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। तो इस तरह से कांच के स्लैब में हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये जो कांच के स्लैब की तरफ आने वाली किरण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। और ये जो हमारा कांच के स्लैब में प्रवेश किया इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रे ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो हमारा कांच से बाहर निकल गया इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे या निर्गत किरण। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण। और ये जो हमारा नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये वाला जो कोण होता है हमारा इसको हम लोग बोल देते हैं आर। इसको नाम दे देते हैं आर डैश और इसको नाम कर देते हैं हम ई, इसीलिए क्योंकि ये इमर्जेंट रे है तो इस एंगल का नाम इमर्जेंट एंगल दे देते हैं, यानी निर्गत कोण। इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। अब देखिए आई और आर, आई था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतित कोण, आपतन कोण, और ये है हमारा अपवर्तन कोण। आर डैश और आर को अगर देखें तो ये दोनों हमारा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो एन है ये हमारा और यहाँ पे जो है ये दोनों हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण है। और अगर पैरेलल लाइन को कोई भी एक ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर हो। देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये एकांतर कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, आर और आर डैश। और यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम यदि समान हो, प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम अगर समान हो तो जो आपतन कोण होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, अपवर्तन कोण के। आपतन कोण है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अपवर्तन कोण के, सॉरी निर्गत कोण के इक्वल हो जाएगा ये। अब देखते हैं हम लोग पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आपतित किरण का मुख्य पथ, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं, आपतित किरण का मुख्य पथ और निर्गत किरण
के बीच का जो लंबवत दूरी होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा होता है पार्श्विक विस्थापन। देखिए लंबवत का बात क्यों की है, अगर मान लीजिए यहाँ दो लाइन है, एक दीवार है, दूसरा दीवार ये है, और इन दोनों के बीच आपको अगर डिस्टेंस नापना है और अगर आप इस तरह से नाप दें तो आपका लंबाई ज़्यादा नापा जाएगा। अगर आप सीधा करके लंबवत नापें, ये अगर मान लीजिए अप्रोक्स 5 है तो ये आपका 6 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 से ये ज़्यादा होगा। लेकिन दोनों दीवार के बीच का दूरी हमारा क्या होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि हम क्या किए, इसको टेढ़ा होने की वजह से हुआ है। इसीलिए इन दोनों के लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए 90 डिग्री पर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसको बोलते हैं, आपतित किरण का मुख्य पथ, आपतित किरण का मुख्य पथ, आपतित किरण का मुख्य पथ तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी। पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं, आपतित किरण का मुख्य पथ ये हो गया, और निर्गत किरण के बीच का जो लंबवत दूरी है इसी को हम लोग कह दिए पार्श्विक विस्थापन। अब देखते हैं हम लोग कि ये पार्श्विक विस्थापन किस पर निर्भर करता है, कौन ऐसा कारक है जो हमारा पार्श्विक विस्थापन को या तो ज्यादा कर देगा या फिर कम कर देगा। तो ये हमारा सबसे पहला निर्भर करेगा पार्श्विक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला बात, यदि कांच हमारा ज्यादा मोटा रहे तो आपको नहीं लगता है कि ये जो किरण रे हमारा मुड़ा है, ये मुड़ा हुआ किरण बहुत देर तक पास होगा कांच से, और ज्यादा देर तक पास होगा तो ये किरण मुख्य पथ से क्या होगा, ज्यादा डेविएट होगा। तो पहला हमको क्या पता चला कि जो पार्श्विक विस्थापन है वो हमारा कांच का जो सिल्ली है उसकी मोटाई पर भी निर्भर करेगी। यानी हम कह सकते हैं पार्श्विक विस्थापन जो हमारा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हम उसको कह सकते हैं कि पार्श्विक विस्थापन समानुपाती होगा किसके, तो ये कांच के सिल्ली का मोटाई के, या कांच के स्लैब का मोटाई हम कह सकते हैं, स्लैब की मोटाई। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन हमारा कांच की स्लैब की मोटाई के समानुपाती होगा, क्योंकि जितना मोटा आप कांच को करेंगे उतना ही ज्यादा देर तक ये डेविएट होगा, विचलित होते रहेगा और ये मुख्य पथ से बहुत नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा बात, यदि आपतित किरण का जो आपतन कोण है इसको बढ़ाया जाए, आपतन कोण को आप जितना ज्यादा करें पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं पार्श्विक विस्थापन हमारा समानुपाती हो जाएगा किसके, तो आपतन कोण के, पार्श्विक विस्थापन हमारा समानुपात हो जाएगा आपतन कोण के। दूसरा बात, तीसरा बात अब क्या है, जितना ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश को डेविएट करने की क्षमता। अगर हवा से कांच में गया तो डेविएट करने का कांच का जो क्षमता उतना मुड़ेगा। अगर मान लीजिए कांच से भी कोई ज्यादा आ गया सघन माध्यम जो ऑप्टिकली ज्यादा डेंस है तो वो क्या करेगा, और ज्यादा डेविएट करेगा। यानी हमारा इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो हम पदार्थ लिए हैं बीच में, ये कांच का सिल्ली है, हो सकता है यहाँ दूसरा चीज भी हम लगा सकते हैं, तो जितना ज्यादा, या कांच में भी अलग अलग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी जितना अपवर्तनांक होगा उतना ही ज्यादा वो मुख्य पथ से डेविएट होगा। यानी हम कह सकते हैं अपवर्तनांक जो होगा यानी पार्श्विक विस्थापन समानुपाती हो जाएगा हमारा किसके, अपवर्तनांक के। किसका अपवर्तनांक, कांच का जो स्लैब था। तो ये था पूरा हमारा कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन हमारे किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छे तरह से समझ में आ गया। अगर आ गया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो आगे अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।